हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही सुंदर सा सोनेट, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आइज। यह फेयर यूथ सीरीज का 29वां सोनेट है। हम इस सोनेट को इतने सरल शब्दों में सीखेंगे कि इसका एक्सप्लेन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए ऐसे ही लेसन्स तैयार किए जाएं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं, इसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। द सोनेट इज रिटन इन iambic pentameter and composed of 3 rhyming quatrains and a rhyming couplet at the end। ये सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें एक स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस सिलेबल आता है, यानी कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड। इन दो सिलेबल के कॉम्बिनेशन को हम फीट बोलते हैं और इस फीट को बोलते हैं आयम्बिक फीट। तो आयम्बिक फीट, ऐसे ही 5 फीट को हम पेंटामीटर बोलते हैं। तो ये सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, जिसमें 3 राइमिंग क्वाट्रेंस हैं और 1 राइमिंग कपलेट है, जिसमें 3 चौपाइयां हैं और 1 दोहा है। यही शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता है कि इसमें 3 क्वाट्रेंस होते हैं और 1 राइमिंग कपलेट होता है। जबकि जो पेंटागन सोनेट होता है उसमें ऑक्टेव और सस्टेट होता है। इस सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ और डबल जी इस सोनेट की राइमिंग स्कीम है। इट इज ए पार्ट ऑफ फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट 1 to 126। आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे, जिनमें 1 से लेकर 126 तक के जो सोनेट हैं वो एक फेयर यूथ को डेडिकेटेड किए गए हैं। इस फेयर यूथ में जो 2 नाम सामने आते हैं, पहला है विलियम हर्बर्ट जो कि 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं। दूसरा नाम आता है हेनरी रियसले जो कि 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन है। जो 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन है, हेनरी रियसले, इनको फेयर यूथ के रूप में अधिक माना जाता है। अब हम इस सोनेट को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। When in disgrace with fortune and man's eyes। जब डिसग्रेस का यहां अर्थ है अपमान या बेकदरी। विद फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, यानी कि भाग्य के द्वारा, एंड मैंस आइज और मनुष्य की आंखों के द्वारा, यानी मनुष्य की नजरों में। तो कभी कहता है कि भाग्य ने और मनुष्य की नजरों ने उसका अपमान किया है, उसकी बेकदरी की है। कहने का अर्थ यह है कि ना तो भाग्य उसके साथ है और ना ही आम लोग उसके साथ हैं, यानी कि ना तो भाग्य ने उसका साथ दिया है और ना ही लोगों उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया है। यही उसके अवसाद की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि यही चीज उसके डिप्रेशन को दर्शाती है। सेकंड लाइन पे आते हैं, आई ऑल अलोन बीबीप माई आउटकास्ट स्टेट। तो जो आउटकास्ट स्टेट को समझिए। आउटकास्ट का मतलब है यहां पर कि उपेक्षित बना देना, यानी कि समाज से बाहर कर देना। तो यानी कभी बिल्कुल अकेला हो गया, कोई उसका मित्र नहीं है, समाज में बिल्कुल अकेला है। तो आउटकास्ट मतलब वो निर्वासित स्थिति में है। तो वो कह रहा मैं बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन, अपनी इस निर्वासित स्थिति पर आंसू बहा रहा हूं।
इसका आशय है कि उसके साथ अब कोई भी नहीं है। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइस। तो यहां पर एंड ट्रबल और परेशान हूं, तो यहां पर जो स्पीकर है वो परेशान है। डीप हेवन का मतलब है कि जो स्वर्ग जो है, स्वर्ग माने स्वर्ग में बैठा हुआ ईश्वर, वो बहरा हो गया है उसकी तरफ से, यानी कि स्पीकर की तरफ से। विद माई बूटलेस क्राई, तो बूटलेस क्राई का यहां पर अर्थ है कि उसकी जो क्राई है, उसका जो रोना है, उसका जो विलाप है, वो रोना व्यर्थ हो गया है। तो वह इस बात से परेशान है कि उसकी तरफ से ईश्वर बिल्कुल बहरा हो गया है और उसका विलाप करना अब व्यर्थ है, यानी कि कोई भी उसके सुनने वाला नहीं है। जब ईश्वर ही नहीं सुन रहा है तो फिर कौन सुनेगा। अगली लाइन है, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेथ, और मैं अपने आप को देख रहा हूं, अपनी स्थिति को देख रहा हूं। एंड कर्स माई सेल्फ, कर्स माई फेथ, और अपने भाग्य पर, अपने दुर्भाग्य पर मैं अभिशापित हो रहा हूं, अपने दुर्भाग्य को कोस रहा हूं। तो कहने का मतलब है, इन यहां पर जो स्पीकर है वो अपने आप को देख रहा है और अपने जीवन के बारे में बुरा अनुभव कर रहा है और अपने भाग्य को कोस रहा है। कहने का अर्थ यह है कि कभी अपनी वर्तमान स्थिति पर खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि ऐसा मानता है कि उसकी इस स्थिति के लिए भाग्य जिम्मेदार है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस लाइन तक आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लाइनें देखते हैं। यहां से इन 3 लाइनों को लगातार देखेंगे। विशिंग मी लाइक टू बर्न मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड, डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। तो ये पंक्तियां जो है स्पीकर की उस मनोदशा को दर्शा रही हैं, यानी कि ईर्ष्या भरी भावनाओं को दर्शा रही हैं, क्योंकि वह यहां पर इच्छा कर रहा है कि वह किसी और की तरह होता, यानी दूसरे लोगों की तरह होता। देखिए क्या है, विशिंग मी लाइक वन मोर रिच होप, तो कह रहा मैं इच्छा करता हूं कि मैं औरों की तरह, इन दूसरे लोगों की तरह अधिक आशावान होता, यानी मेरी भी आशाएं बहुत ज्यादा ऊपर होती। फीचर्ड लाइक हिम, तो कहने का अर्थ यह है कि वह दूसरों की तरह फीचर्ड रखने वाला होता है। वो चाहता है कि उसका शरीर भी दूसरों की तरह सुंदर होता। लाइक हिम विद फ्रेंड पजेस्ड, और उन्हीं की तरह मेरे पास बहुत सारे मित्र होते। तो वह अपने आप को दूसरे से ईर्ष्या करते हुए कहता है कि मेरा भी भाग्य, मेरा भी आशाएं उन लोगों की तरह होती, मेरे जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक सुंदरता है, दूसरे लोगों की तरह होती, और दूसरे लोगों की तरह मैं मित्रों से घिरा रहता। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, और ये इच्छा कर रहा है कि वह अपनी पास भी दूसरे लोगों की तरह कुशल होता। वो कह रहा है कि उसके पास भी दूसरे लोगों की तरह कुशलता होती और दूसरे लोगों की तरह उसके पास स्वतंत्रता होती। तो कहने का आशय यह है इन 3 लाइनों में कि कभी अपनी वर्तमान स्थिति से, यानी जो नरेटर है वो अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है, बल्कि दूसरों की अच्छी स्थिति से ईर्ष्या रखता है और दूसरे लोगों की तरह बनना चाहता है। तो यही कारण है कि जब हम दूसरों की तरह बनना चाह रहे हैं और अपनी वर्तमान स्थिति से, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ये हमारे अवसाद का, दुख का मेन कारण है, और इस कारण से हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं यहां तक ये लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले देखते हैं। With what I most enjoy contented least, तो यहां पर कवि ये कहना चाह रहा है
कि मैं आई एम लीस्ट कंटेंटेड विद व्हाट आई यूज टू एंजॉय मोस्ट। यह कह रहा है कि मैं उन चीजों से अब अधिक संतुष्ट नहीं हूं जिससे मैं संतुष्ट हुआ करता था। तो ये क्या बात है? इसके कहने का, यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए, यहां कहने का अर्थ यह है, जब भी व्यक्ति दूसरों की चीजों से अपनी तुलना करता है और ये कहता है कि दूसरे के पास अच्छी चीजें हैं और हमारे पास खराब है, हमारी स्थिति जो है वो दयनीय है, तो जो वर्तमान पोजीशन में जो बहुत आनंद लेता था, आनंद आता था, अब वो आनंद उसको अपनी खुद की चीजों में नहीं आता। तो कहने का अर्थ यह है, कभी कहता है कि जिन चीजों में उसे पहले अधिक आनंद आता था, अब उन चीजों से उसमें वह आनंद और प्रसन्नता अब नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से जो है वो संतुष्ट नहीं है। येट, फिर कह रहा है, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग। फिर भी कह रहा है, अब यहां पर इसका थोड़ा सा सेल्फ उसमें कॉन्फिडेंस आया है इस लाइन में, तो भी कह रहा है येट दीज थॉट, फिर भी ये विचार माई सेल्फ अटमोस्ट डिस्पाइसिंग, मेरे विचार जो है मेरे लिए तिरस्कारपूर्ण हैं। यानी कि इन विचारों को रखकर, कौन से विचारों को रखकर, कि मैं दूसरे मुझसे लोग ज्यादा अच्छे हैं, उनका हाव भाव मुझे मिल जाता, उनकी अमीरी मुझे मिल जाती, उनकी आशाएं मुझे मिल जाती, तो कह रहे ये विचार मेरे लिए तिरस्कारपूर्ण है। तो इस लाइन में जो नरेटर है उसके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आया है। तो समझ गए होंगे इस लाइन का अर्थ। अगले कहते हैं, कह रहा है हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सोलन अर्थ सिंग हिम्न एट हेवेंस गेट। इन 3 लाइनों का अर्थ हम एक साथ पढ़ते हैं। यहां से इन 3 लाइनों का अर्थ एक साथ पढ़ेंगे। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, कह रहा मैं प्रसन्नतापूर्वक मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तो यहां पर दी का अर्थ है, यहां पर इस दी का अर्थ है, जो नरेटर यहां पर है उस फेयर यूथ के बारे में, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, उस फेयर यूथ के बारे में सोच रहा है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, जब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे बारे में सोचता हूं, एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क, तो तब मेरी स्थिति में सुधार आ जाता है और उस लार्क पक्षी की तरह हो जाती है, एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, जो सुबह के समय आसमान की ओर ऊपर उड़ता है, फ्रॉम सोलन अर्थ, फ्रॉम सोलन अर्थ, इस अंधेरी भूमि से, इस दुख भरी दुनिया से, एंड सिंग्स हिम्न एट हेवेंस गेट, और वह गीत गाता है, स्तुति करता है एट हेवेंस गेट, जो कि स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। कभी कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, फिर मेरी स्थिति दिन के उजाले में, यानी सुबह के समय, इस अंधकारमयी दुख भरी दुनिया से, यानी कि सोलन अर्थ से, उस लार्क पक्षी की तरह हो जाती है जो स्वर्ग के द्वार पर भजन गाता है। तो यहां पर कभी यह कहना चाह रहा है कि जब वो फेयर यूथ के बारे में सोचता है, जब इसके बारे में सोचता है, तो उसकी मनोदशा में सुधार आता है और उस सुधार में वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड पाता है। तो अपनी तुलना फिर वो लार्क पक्षी से करने लगता है, जो दिन के समय, दिन के उजाले में ऊपर आकाश की ओर उड़ता है और अपनी सुरीली आवाज से ईश्वर की गीत गाता है। तो कह रहा है कि मैं कभी यानी स्वयं कभी नरेटर भी वही स्तुति करने लगता है और उसकी जो स्तुति है, हिम्न जो है, वो ईश्वर तक पहुंचती है। तो यानी कि उसकी जो मनोदशा में, अपने उस दोस्त को याद करके उसकी मनोदशा में सुधार आ जाता है। अब देखिए फिर लास्ट जो कपलेट है उसमें इस पोइम का निचोड़ है। तो यहां कहना चाह रहा है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड
such wealth brings that then I scorn to change my state with kings. तो यहां पर यह कहना चाह रहा है कि आपके मधुर प्रेम के बारे में सोचने मात्र से ही, देखिए क्या, फॉर दाई स्वीट लव, आपके प्रिय प्यार के बारे में, मधुर प्यार के बारे में, रिमेंबर्ड इनकी याद, आपके प्यार की मधुर याद, सच वेल्थ ब्रिंग, ऐसे धन को लेकर आती है, इनके ऐसे खुशी के धन को लेकर आती है, दैट देन आई स्कॉर्न, तब मैं घृणा करने लगता हूं, टू चेंज माई स्टेट, अपनी स्थिति को बदलने से, विद किंग्स, राजाओं से। तो यहां पर कहना चाह रहा है कि आपके मधुर प्रेम के बारे में सोचने मात्र से ही, याद करने मात्र से ही मुझको ऐसी खुशी मिल जाती है, ऐसी प्रसन्नता का धन मिल जाता है, ऐसी दौलत मिल जाती है कि मैं बहुत अमीर हो जाता हूं, मैं अपनी स्थिति पर गर्व करने लगता हूं, यानी कि अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाता हूं। फिर तुलना कर रहा है नीचे लाइन में, दैट देन आई स्कॉर्न, तब मैं घृणा करने लगता हूं, टू चेंज, बदलने से, माई स्टेट, अपनी स्थिति को, विद किंग्स, राजाओं से। तो मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि अपनी स्थिति को मैं राजाओं से भी बदलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी स्थिति राजाओं से भी अच्छी हो जाती है। यानी कि आपके प्रेम की याद ही मेरे अंदर ऐसा धन ले आती है कि मैं स्थिति में राजाओं से भी अच्छा बन जाता हूं। यह था इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।